क्या आप MSCIT के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से परेशान हो? क्या आप MSCIT के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद नहीं कर पा रहे हो? डोंट वरी, इसके लिए सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव पढ़ने के अलावा लर्न मोर चैनल विजिट करो और ऑब्जेक्टिव के वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन के साथ देखो। तो ये सॉल्यूशन मैंने इसलिए बताया दोस्तों, क्योंकि मैंने MSCIT के ऑब्जेक्टिव के लिए हल निकाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में परेशान हैं। ऑब्जेक्टिव के आने वाले हार्डवेयर और नेटवर्किंग क्वेश्चन से बहुत परेशान है, क्योंकि उनको उसका मीनिंग नहीं समझता है। तो इसके लिए वो एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाते हैं। तो जहाँ तक पासिंग परसेंटेज देखा जाए, ऑब्जेक्टिव का जो परसेंटेज है, मतलब ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स फेल होते हैं। इसी का रीज़न है कि MSCIT का सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलता है। तो अब ऐसा नहीं होगा अगर आप ये लर्न मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और इसके जो वीडियोज़ है ऑब्जेक्टिव के जितने भी मैंने अपलोड किए हैं वो देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। और मैं इतना श्योर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने हर एक वीडियोज़ में वही ऑब्जेक्टिव्स लिए जो है ना हमेशा एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को आते हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये वीडियो में भी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो अब आगे देखते रहेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ ऑब्जेक्टिव। पहले मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्क्रीन पे ले रहा हूँ। डैश डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू गेन access to informations, change hardware settings, find information stored in the computer and get online help and shut down the computer। ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है इसका आंसर्स भी इतना बड़ा होगा ऐसा मत सोचिए, आंसर्स बहुत छोटा है। ऐसी कौन सी कमांड है जो आपको हार्डवेयर सेटिंग्स चेंज करने के लिए अलाउ करते हैं, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए अलाउ करते हैं, ऑनलाइन हेल्प देता है, कंप्यूटर शट डाउन भी आप कर सकते हैं। आपको शट डाउन करते हो तो आपको याद आया होगा कि शट डाउन हम स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद होता है। तो स्टार्ट बटन आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पे तो आपको शट डाउन या फिर हार्डवेयर चेंज करने के लिए जो कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स लगती है वो सब यहाँ पे मिलने वाली है। स्टार्ट बटन आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपलोड किया है स्टार्ट बटन, यानी कि आप मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस करके भी दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे कि स्टार्ट बटन आप यूज़ करके इसे है ना लाइक आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है शट डाउन्स वगैरह है, कंट्रोल पैनल सेटिंग्स एंड ऑल। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपको समझ में आया होगा स्टार्ट बटन क्या होता है और स्टार्ट बटन इतने बड़े सवाल का आंसर है। तो कोई डरने की बात नहीं, इतना बड़ा सवाल आ गया तो नेक्स्ट टाइम आपको इसका आंसर पता है, ये याद रखो आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, डैश आर यूज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कंप्यूटर्स दैट आर नेटवर्क और लिंक टुगेदर। तो ऐसे कौन सा जो सिस्टम है या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ भी है जो कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है और टुगेदर मतलब नेटवर्क में रख रहा है एक दूसरे के, तो उसके लिए है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसका आंसर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे मतलब एक नेटवर्क कनेक्ट करता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का, और उसमें रिसोर्सेस भी शेयर होते हैं, फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग कंप्यूटर को ये कनेक्टेड है इमेजेस में। सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर है। अगर यहाँ पे हम लोग इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस तरह से रहेगा। यहाँ पे मैं उसके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी इमेजेस में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे होते हैं इमेजेस उसके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि एक सर्वर रहेगा और वो कोऑर्डिनेट करेगा बाकी सभी कंप्यूटर्स को, उसको हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस में आपको दिखाई दे रहा है वैसे भी। सो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसका आंसर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हम आगे बढ़ते हैं। विच प्रोग्राम्स रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल्स सो दैट दे ऑक्यूपाई लेजर स्पेस ऑन अ डिस्क। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो फाइल की साइज़ कम करता है और उसकी वजह से हम लोग मतलब हमारा जो स्टोरेज डिस्क है उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी साइज़ कम होने के बाद वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस कम लेता है वहाँ पे डिस्क के ऊपर। तो वहाँ पे आंसर दिया है आपको स्क्रीन पे, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। लेकिन ये फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम होता कैसे है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चलिए देखते हैं हम लोग। मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे लेके जा, विंडोज़ डी प्रेस करके मैं डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आपको फाइल कंप्रेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल।
राइट क्लिक करना है आपको यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। एक फोल्डर एग्जांपल के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं IMP फाइल IMP करके इस फोल्डर को क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें ये 2 इमेजेस में पुट करो, ऐसा ड्रैग करिए आप और इसको यहाँ पे इमेज को डाल दीजिए। अब इसमें जो इमेजेस है, इसे मैं जो साइज दिख रहा है आपको 103 KB है, इसके ऊपर माउस रखूंगा तो आ रहा है 103 KB। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये कॉम्प्रेस कैसे किया जाता है, कि इसके ऊपर ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करे, या आपको ईमेल भी करना रहेगा तो इस फोल्डर को आप कंप्रेस करके मेल कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करिए और सेंड टू ऑप्शंस यूज़ करिए। राइट क्लिक और सेंड टू ऑप्शंस यूज़ करके यहाँ पे आप कॉम्प्रेस ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन में कॉम्प्रेस ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप, और ये कॉम्प्रेस पे क्लिक करता हूँ मैं। कॉम्प्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अभी मैं कॉम्प्रेस फाइल ज़रा जूम आउट कर देता हूँ। एक कॉम्प्रेस फाइल मिल रही है आपको, ये इमेज जिप है ना, जिप में कन्वर्ट हो गया। इसकी साइज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 103 KB हो गया था, यहाँ पे इसको 100 है ना, लाइक 100 KB है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में। डैश इज अ कॉन्सेंट्रिक रिंग, आंसर है ट्रैक। अभी ट्रैक कैसे कॉन्सेंट्रिक रिंग है, इसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। ट्रैक ये हार्ड डिस्क के अंदर का पार्ट है। ट्रैक एंड सेक्टर्स जो होते हैं ये हार्ड डिस्क के ऊपर रहता है, और ये ट्रैक ऑन हार्ड डिस्क, मैं यहाँ पे आपको ट्रैक ऑन हार्ड डिस्क दिखा रहा हूँ। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रैक ये जो रहता है ये रिंग शेप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं। इसके अंदर डेटा रिकॉर्ड होता है दोस्तों। हार्ड डिस्क का जो प्लेटर्स रहता है, जनरली आपने हार्ड डिस्क देखा होगा कंप्यूटर्स का। हार्ड डिस्क का जो प्लेटर रहता है, यहाँ पे हार्ड डिस्क की इमेज है, प्लेटर के ऊपर ये सर्कुलर शेप में यानी कि ट्रैक में डेटा रिकॉर्ड होता है। उसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं, जिसमें सर्कुलर शेप में वो डेटा रिकॉर्ड होता है। तो उसका आंसर ये ट्रैक है। कॉन्सेंट्रिक रिंग को हम लोग ट्रैक, हार्ड डिस्क का ये क्वेश्चन है। तो ये कौन से, ये जो वर्ड है कौन से डिवाइसेस से बिलोंग करता है, ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, a dialog box is a special type of window that asks you a question, allows you to select options to perform a task or provides you with information। तो डायलॉग बॉक्स ऐसे एक विंडो होती है जो आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पूछा जाता है उस विंडो पे, या फिर आपको ऑप्शंस भी रहता है कि कुछ टास्क आप परफॉर्म करें और इंफॉर्मेशन सबमिट करें। तो ये डायलॉग बॉक्स आपने बहुत सारी बार देखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डायलॉग बॉक्स कैसे रहता है। सपोज मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर देता हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको मैं डायलॉग बॉक्स दिखाता हूँ किस तरह से रहेगा। ये यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये अलाइनमेंट का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आने वाला है। तो उसके अंदर जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें आपको सिलेक्ट के लिए ऑप्शंस आता है। तो ये सब जो रहता है ये डायलॉग बॉक्स आपको अलाउ करता है, तो इसे हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। और डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ये है, तो डायलॉग बॉक्स क्या स्पेशल टास्क है ना, स्पेशल विंडो रहता है जो आपको अलग अलग टास्क देता है उसके अंदर। तो ये आंसर ट्रू रहेगा। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो, तो डैश इज अ स्पेशल टाइप मतलब डायलॉग बॉक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। ये फिलहाल ये ट्रू और फॉल्स में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है आपके लिए, डैश यूटिलिटी आइडेंटिफाइज नॉन इसेंशियल फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड इरेज देम ओनली व्हेन यूजर्स अलाउज द इरेज शो। अगर यूज़र ने अलाउ किया है कि मुझे ऐसी फाइल्स नहीं चाहिए जो अनवांटेड है हार्ड डिस्क के अंदर या अनइसेंशियल है, ज़रूरी नहीं है ऐसी फाइल्स, तो ऐसी कौन सी यूटिलिटी यूज़ करेंगे आप, वहाँ पे दिया आंसर डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है। तो चलिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी कैसे करते हैं, हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं। यहाँ पे वो देखने के लिए माई कंप्यूटर हम ओपन करेंगे। यहाँ पे जो ड्राइव्स है इसके अंदर मुझे डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी रन करनी है, तो मैं ड्राइव्स के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखूंगा। तो ड्राइव्स के प्रॉपर्टी पे ये डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी आपको मिलने वाली है, और यहाँ पे स्क्रीन में सामने दिखाई दे रहा है जनरल में डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी। इसे रन करके हम लोग अपने सी ड्राइव में जो अनवांटेड फाइल्स है उसके क्लीन करते हैं। इसलिए डिस्क क्लीनअप करना है आपको कि आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि डिस्क क्लीनअप आप क्लीन करते हैं हमेशा तो आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस वहाँ पे बढ़ता रहता है। File compression programs reduce the size of the files
सो दैट दे ऑक्यूपाई लेसर स्पेस ऑन द डिस्क। और उसको करके देखा है हमने प्रैक्टिकल अभी। फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, फाइल की साइज़ कैसे कम करते हैं मैंने आपको दिखाया भी था। 103 KB का 100 KB कैसे हुआ फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम से। वहाँ पे तो 3 KB ही कम हो गया था, लेकिन बड़ी बड़ी फाइल में आप देखोगे तो वहाँ पे सपोज 10 MB की फाइल है तो वहाँ पे 2 से 4 MB कम हो जाता है और वहाँ पे कम से कम स्पेस वहाँ पे एलोकेट होता है। तो यहाँ पे आंसर ट्रू रहेगा इसके लिए, और ये प्रैक्टिकली हमने करके देख लिया है, तो इसे मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम्स रिकॉग्नाइज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू करेक्ट देम एज फार एज पॉसिबल। सो व्हाट इज दिस ट्रबल शूटिंग? ट्रबल शूटिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स करेक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब वो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सपोज कीबोर्ड है, माउस है, जिससे रिलेटेड क्या है, तो वो ट्रबल शूट करता है। ऑटोमेटिक प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है, ऑटोमेटिक एक हेल्प दिया गया है, ऑटोमेटिक एक रोबोट ही हम बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम हम करना रहे तो हमें कंट्रोल पैनल में हमें ट्रबल शूटिंग ऑप्शंस रहता है कि ट्रबल शूट आप अपने कंप्यूटर्स को कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल में मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं स्मॉल आइकॉन्स कर रहा हूँ। यहाँ पे स्मॉल आइकॉन्स में आपको अगर ट्रबल शूटिंग करना रहेगा तो ट्रबल शूटिंग यहाँ पे ऑप्शंस दिया रहेगा। यहाँ पे आपको मैं एक बार चाहिए तो जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ट्रबल शूटिंग इस तरह से ऑप्शन है। ये ट्रबल शूटिंग ऑप्शन कंट्रोल पैनल में है। ये ट्रबल शूटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम में आप किससे रिलेटेड ट्रबल शूटिंग, हार्डवेयर, साउंड, नेटवर्क एंड इंटरनेट, सिस्टम सिक्योरिटी, प्रोग्राम्स, इससे रिलेटेड, तो सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो ट्रबल शूट्स आपको करने हैं और आपके एरर को अगर वो फाइंड आउट करना है, आपको एरर पता नहीं चल रहा है तो ट्रबल शूट आपको हेल्प कर देता है। तो इस तरह से वो प्रोग्राम रन किया जाता है और उसका मीनिंग भी हमने समझ लिया है। ट्रबल शूटिंग स्टार्ट में कंट्रोल पैनल में हमें मिलता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो देर आर 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेप्ट। एक्चुअली यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में 3 बेसिक कैटेगरी दिया है, इसमें से एक कैटेगरी नहीं है। कौन सी कैटेगरी नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता दोस्तों। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ उसको। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और इसमें से ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था पहले 1-2 क्वेश्चंस में हमने किए थे, तो उसमें देखा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब नेटवर्क में अगर कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, उसमें रिसोर्सेज शेयर करने हैं, फाइल्स शेयर करनी है। रिसोर्सेज यानी कीबोर्ड, माउस या फिर अपना प्रिंटर्स, स्कैनर भी शेयर करना है। ऐसे रिसोर्सेज आप नेटवर्क में शेयर करना चाहते हैं तो आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे सर्वर रखेंगे और उसके अंदर की बाकी क्लाइंट रख देंगे। और स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ये जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हैं, वो सब स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहता है। एंड जो मोबाइल के अंदर रहता है उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ज़्यादातर आप देखे रहेंगे स्मार्टफोन्स में या फिर सभी मोबाइल्स में। अब देखिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड रहता है, जैसे कि वो आपको डिस्प्ले कर देता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड ऑल। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी फॉर्मेट नहीं होता है अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहता है। तो ये यहाँ पे क्लियर मैंने बता दिया आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या काम होता है उसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, डैश आर यूज फॉर हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स एंड स्मॉलर डिवाइसेस लाइक पीडीएस। येस ऑफ कोर्स एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जो हमारे स्मार्टफोन्स या हैंडहेल्ड डिवाइसेस है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। और आगे बढ़ते हैं। डिवाइसेस ड्राइवर्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट अलाउ पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो डिवाइस ड्राइवर्स ऐसे एक स्पेशल प्रोग्राम रहते हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मदरबोर्ड के साथ। ये ट्रू है आंसर, लेकिन ये ट्रू क्यों है चलिए देखते हैं हम लोग इसको प्रैक्टिकली क्या होता है, कहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स है। यहाँ पे जब आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटरनेट का आइकॉन, ये इंटरनेट एक्सेस भी दिखाई दे। अब जब मेरे पास अगर इसका ड्राइवर नहीं होता, इसे नेटवर्क ड्राइवर बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने अगर इंटरनेट की केबल भी लगाई है मेरे कंप्यूटर को तो भी ये यहाँ पे क्रॉस दिखाई देता। और यहाँ पे आपको साउंड ड्राइवर दिखाई दे रहा है, इससे आप यहाँ पे ना साउंड अप एंड डाउन ये आपको पता है ऑलरेडी, तो कम ज़्यादा करना। लेकिन यहाँ पे अगर ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, मैंने
कनेक्ट किया है केबल, जो हेडफोन का केबल रहता है या फिर स्पीकर का केबल पिन जो रहता है वो सीपीयू को कनेक्ट किया है जहाँ पे अटैच करना है वहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा है ऑप्शंस क्रॉस, तो समझ जाना कि आपने साउंड ड्राइवर आपका इंस्टॉल नहीं है। तो साउंड ड्राइवर और लैंड ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, यानी कि डिवाइस ड्राइवर से ये अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इंटरनेट और ये कनेक्ट नहीं कर सकते स्पीकर। तो ऐसे ही आपको ड्राइवर सभी चेक करने, तो राइट क्लिक करिए और कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे मैनेज ऑप्शंस में जाइए। मैनेज ऑप्शंस में आपको डिवाइस से रिलेटेड, मतलब डिवाइस ड्राइवर से रिलेटेड कंटेंट आपको देखना है, तो डिवाइस मैनेजर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सभी ड्राइवर्स आ रहे हैं। ब्लूटूथ ड्राइवर्स, मैंने तो ऑलरेडी ब्लूटूथ रेडियो ड्राइवर्स भी इंस्टॉल किए तो इसके लिए आ रहे मेरे कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है आपको। ये अलग अलग ड्राइवर्स है। यहाँ पे मैं आपको नेटवर्क का ड्राइवर दिखाता हूँ, नेटवर्क अडेप्टर्स ये दिख रहे हैं आपको, रियल टेक पीसीआई ड्राइवर्स। तो ये है आपके अलग अलग ड्राइवर्स, साउंड्स एंड ऑल। आप स्कैनर इंस्टॉल करते हैं उसके भी ड्राइवर्स आ जाते हैं। तो ये डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशल प्रोग्राम रहता है। और वो कैसे चेक करने हैं आपके डिवाइस ड्राइवर, वो आपको मैंने यहाँ पे शो किया आपको किस तरह से करना है। नेक्स्ट है डैश कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन रिटन बाय प्रोग्रामर्स इनटू अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसका आंसर है दोस्तों। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन रिटन बाय प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्रामर ने लिखी है वो इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट करके कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझ आए, ऐसे भाषा में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर में प्रोसेस करता है। तो ये इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इसके बारे में कि प्रोग्रामर जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो कौन सा है, प्रोग्रामर कौन सा है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड में प्रोग्रामर देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा है तो मशीन को कैसे समझ में आएगा। मशीन की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है मशीन को। बाइनरी यानी जीरोज एंड वन, जीरोज वन वन, जीरोज एंड वन। तो ऐसी बाइनरीज लैंग्वेज है, वन और जीरोज के अंदर है। उसको अगर कुछ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दी गई तो उसे कैसे समझेगा, इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर बिठाया गया है। सपोज एग्जांपल ले लो ना, आपकी लैंग्वेज है बेसिक लैंग्वेज हिंदी, और आपके यहाँ पे कोई फॉरेनर आ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है कोई, अगर उसको हिंदी नहीं आ रहा है तो और उसको लैंग्वेज आपको नहीं आ रहा है, तो ज़रूरी है कि आपको एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप यूज़, जैसे कोई ऐसा है कि जिसको आपकी प्राइमरी हिंदी पता है और उसकी प्राइमरी इंग्लिश भी पता है लैंग्वेज, तो उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना के लिए आपको पहले उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे ही प्रोग्रामर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प लेते हैं, अपना जो भी कोडिंग इंग्लिश में लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। मशीन लैंग्वेज यानी कि जीरोज एंड वन बाइनरी लैंग्वेज। तो आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यही काम करते हैं कि उनका जो कोडिंग्स है वो मशीन को देते हैं जीरोज एंड वन बाइनरी लैंग्वेज में, और वो समझ लेते हैं कि किस तरह से फिर वो प्रोग्राम को रन करना है। मशीन वो वर्क करती है जीरोज एंड वंस के अंदर। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे इंपॉर्टेंट रहता है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेमोरी। ऑफकोर्स रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी एंड रैम इज ऑल्सो वोलेटाइल मेमोरी। तो ये रैम के बारे में क्या कहा जाता है, ये रैम प्राइमरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है क्या। सो ये प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो मेमोरी सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं होती है। ये स्टोरेज डिवाइसेस में, ये रैम जो होता है उस कहीं पे स्टोर नहीं है रैम मेमोरी। रैम के अंदर जो मेमोरी रहती है वो बस प्रोग्राम को जो इंस्ट्रक्शंस है वो पास करने के लिए रहता है। और इंस्ट्रक्शंस जब पास होते हैं रैम के अंदर से तो किस तरह से हम इमेज में देखते हैं। रैम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रैम मैं यहाँ पे टाइप करो, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम होता क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रैम की इमेजेस सबके सामने है। रैम ये चिप है, इस चिप के अंदर जब कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं हम लोग तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर नहीं होती है, वो इंस्ट्रक्शन आगे पास कर देता है सीपीयू के अंदर। तो ये जो रहता है ये प्राइमरी मेमोरी रहता है, जो पहले हम लोग इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो ये मेमोरी इनपुट डिवाइसेस से मेमोरी कलेक्ट करने का काम करता है, प्राइमरी मेमोरी। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड जो रहता है उसके ऊपर ये रैम की चिप इस तरह से है। यहाँ पे इमेज आपको दिखाई दे रहा है रैम किस तरह से इंसर्ट किया जाए। सो ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में मैंने आपको बताया। वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता है इसमें, डेटा इरेज होता है, डेटा पास आउट होता रहता है। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर। फॉल्स, ऑफकोर्स फॉल्स। मीटर तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, सबको पता है। तो उसमें स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी कैसे मेजर करेंगे हम।
तो स्टोरेज डिवाइसेस कैपेसिटी मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो यूनिट होगा, और है ना, वो यूनिट है बाइट्स। बाइट्स में हम बोलते हैं उसे, बीट्स बाइट्स में बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मेगाबाइट की, मेरे पास पेन ड्राइव है, 4 GB का पेन ड्राइव है, 8 GB का पेन ड्राइव है, 16 GB का पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क का भी मेमोरी कार्ड भी। तो ये सब मेमोरी होती है वो बाइट्स में होती है, बिट्स एंड बाइट्स में मेमोरी स्टोर होती है, बिट्स एंड बाइट्स में। तो इसके लिए ये मीटर आंसर यहाँ पे फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। ALU परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। यस ऑफ कोर्स, ALU यूनिट क्या होता है? आई विल शो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। चलिए कैसे होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, क्या होता है देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU, नॉट मदरबोर्ड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दिख रहा है ना। इनपुट से इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल स्टोरेज यूनिट यहाँ पे दिख रहा है कि इसको हम लोग मेमोरी यूनिट बोलते हैं, MU, CU एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ये मेन ब्लॉक डायग्राम होता है CPU का। और यहाँ पे ये क्लियरली मैंने इमेज के अंदर आपको दिखाया कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या काम क्या है वहाँ पे। और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये परफॉर्म करता है 2 ऑपरेशंस, मतलब ALU यूनिट 2 ऑपरेशंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पास करता है और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, कंडीशन जो दी है वो रीड करता है CPU के अंदर आने वाली। तो इसके लिए CPU हमारा कैलकुलेशंस और लॉजिकली वर्क करता है कि कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। आपने क्या प्रेस किया है, कंट्रोल S तो सेव होगा, आपने क्या प्रेस किया है, कंट्रोल F तो फाइंड होगा। ये लॉजिकल ऑपरेशंस हो जाएंगी। और आपने प्लस साइन दिया तो एडिशन करेगा, माइनस साइन दिया तो माइनस कर लेगा वैल्यूज। तो इस तरह के जो ऑपरेशन है वो रीड करने का काम ये ALU यूनिट करा देता है। आगे क्वेश्चन है, द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। यस, मदरबोर्ड के ऊपर जो मेमोरी रहती है, इंटरनल मेमोरी, उसको चिप्स में प्रेजेंट रहती है। उसको हम लोग, मतलब वो मेमोरी जो रहती है इंटरनल मेमोरी, उसे बोलते हैं हम लोग चिप्स के अंदर जो। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर इंटरनल मेमोरी बायोस के फॉर्म में रहती है। तो बायोस, इसको रोम भी बोला जाता है। और इंटरनल मेमोरी किस तरह से, सो बायोस ऑन मदरबोर्ड। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। बायोस ऑन मदरबोर्ड यहाँ पे आपको क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि आप जितने भी बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है हमारा, जैसे मॉनिटर का डिस्प्ले आ रहा है या फिर कीबोर्ड माउस का इंस्ट्रक्शन है, बेसिक है ये। तो इसके इंस्ट्रक्शंस, कीबोर्ड माउस कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर को डायरेक्टली, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। वो कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहती। और वो ड्राइवर है कहाँ पे, इस बायोस में रहते हैं। तो हर एक मदरबोर्ड के ऊपर बायोस लोकेट होता ही है। आप जैसे मदरबोर्ड इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, कनेक्ट करते हैं कीबोर्ड को, डायरेक्टली कनेक्ट होता है। कीबोर्ड के लिए कोई ड्राइवर नहीं है, माउस के लिए और डिस्प्ले के लिए कोई ड्राइवर नहीं है। तो ये सब है बायोस के अंदर। तो बायोस का मीनिंग आपको मैंने यहाँ पे समझाया, उसको इंटरनल चिप्स बोला जाता है इंटरनल मेमोरी में। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज टू स्टोर डेटा। ऑफकोर्स मेमोरी, सबको पता है मेमोरी यूज़ करते हैं हम लोग फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव कोई पेन ड्राइव हम लोग बोलते हैं, याद रखना ही है यहाँ पे। हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं मेमोरी के लिए, मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड है ना, रीडर वगैरह बहुत सारे हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। मेमोरी कार्ड से ये स्टोरेज है। तो मेमोरी यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। और ये जनरली है, सबको पता रहता है कि डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग मेमोरी ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबुक सिस्टम्स यूनिट्स आर ओपनली कॉल्ड एज अ लैपटॉप। यस ऑफ कोर्स, नोटबुक सिस्टम्स यूनिट्स को हम लोग लैपटॉप बोलते हैं। नोटबुक सिस्टम्स यूनिट, एवरीबडी नोज दैट लैपटॉप, तो सब लोगों ने देखा होगा लैपटॉप। क्वेश्चंस नेक्स्ट है, द सिस्टम बोर्ड इज आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और मदर बोर्ड। सिस्टम बोर्ड, मदर बोर्ड और मेन बोर्ड ये सब एक ही चीज़ की नाम है। और इसको मदर बोर्ड क्यों बोला जाता है, इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको मदर बोर्ड। तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहेगा कि यार मदर बोर्ड इसे क्यों बोला जाता है क्या है इसे, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे तो ये भी सवाल पूछ ले, सर मदर बोर्ड है तो फिर फादर बोर्ड भी रहेगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। मदर बोर्ड मतलब ये इसलिए नाम दिया गया है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। तो मदर बोर्ड क्या करता है, जैसे हमारे घर में मदर क्या रिलेशन मेंटेन कर रही है, मदर क्या कर रही है, सी इज कोऑर्डिनेटिंग रिलेशंस। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप जो आपके घर में मम्मी है, आप देख लेना, सी इज़ मेंटेनिंग रिलेशंस विथ एवरीवन, है ना, हर एक के साथ रिलेशन मेंटेन करने की वो कोशिश करती है।
तो वैसे मदरबोर्ड यहाँ पे काम कर रहा है। इसी बोर्ड का जो नाम दिया गया है यही लॉजिक पे दिया गया है कि ये रिलेशन मेंटेन कर रहा है सभी डिवाइसेस के। इसके ऊपर रैंडम एक्सेस मेमोरी कनेक्ट रहता है, इसके ऊपर सीपीयू कनेक्ट है, इसके ऊपर पीसीआई ड्राइवर्स कनेक्टेड है, इसके ऊपर एसएमटीएस के सभी पावर्स इसमें कनेक्ट है, हार्ड डिस्क इससे कनेक्ट है, सीडी डीवीडी ड्राइवर इससे कनेक्टेड रहता है। तो मदरबोर्ड इस तरह से ये सिस्टम बोर्ड होता है और मेन बोर्ड भी होता है। तो ये एक ही बोर्ड रहता है वहाँ पे, उसे सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है, मेन बोर्ड बोला जा सकता है और मदर बोर्ड भी बोला जा सकता है। इसको फादर बोर्ड नाम का कोई बोर्ड नहीं है। दोबारा ये सवाल मुझे पूछना मत दोस्तों। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, टू लिसन सॉन्ग्स फ्रॉम योर कंप्यूटर यू नीड टू इंस्टॉल डैश कार्ड्स। आपको साउंड कार्ड ऑन योर कंप्यूटर, साउंड अगर सुनना है तो साउंड कार्ड इंस्टॉल करना ज़रूरी है। साउंड कार्ड में यानी कि आपको क्या यूज़ करना होगा, देखो साउंड कार्ड ये इनबिल्ड रहता है कंप्यूटर में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मदरबोर्ड है उसका बैक पैनल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैक पैनल यहाँ पे जो रहता है साउंड कार्ड उसके अंदर इनबिल्ड रहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम लोग साउंड पोर्ट यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको एचडी ऑडियो आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब साउंड कार्ड ऑलरेडी इंस्टॉल रहता ही है। अगर ये है ख़राब हो गया है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप इसमें साउंड कार्ड अटैच कर सकते हैं मदरबोर्ड में। और साउंड कार्ड कैसे अटैच करना है, साउंड कार्ड ऑन मदरबोर्ड, यहाँ पे आपको वो प्रॉपरली इमेज में आपको दिखाता हूँ। अभी साउंड कार्ड ये है, इसे साउंड कार्ड बोलते हैं। ये हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। इसे पीसीआई कार्ड भी बोला जाता है क्योंकि ये पीसीआई स्लॉट्स में लगते हैं। यहाँ पे जो वाइट स्लॉट्स है इसमें इसे अटैच किया जाता है। और अगर आपका ये इनबिल्ट जो साउंड कार्ड दिया है वो ख़राब है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये साउंड कार्ड, इसका आंसर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है साउंड कार्ड कैसे करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स पीडीएस आर द मोस्ट वाइडली यूज हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। यस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आजकल हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स बोला जाता है उनको, हम लोग इसे स्मार्टफोन भी बोलते हैं आजकल। तो स्मार्टफोन तो सबको पता है, यानी कि मोबाइल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। तो इसकी इमेज मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, सबको स्मार्टफोन्स पता है, मोबाइल सबके पास रहते हैं। तो ये ट्रू आंसर्स आप इजीली कर सकते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस का क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ऑफ कोर्स ट्रू, कैपेसिटी ऑफ मेजर स्टोरेज डिवाइसेस बाइट्स में ही मेजर की जाती है। मैंने आपको बताया था, इसके पहले क्वेश्चंस आ चुका है वो, उसमें हमें मीटर पूछा गया था तो वहाँ पे वो फॉल्स था, यहाँ पे ये ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी रैम। इसे समझ लो, कैश मेमोरी, इसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से बोला जाता है दोस्तों। इसे कैशे भी बोला जाता है, कैश भी बोला जाता है। तो आप कैशे बोल सकते हो, कैशे कैश बोलोगे तो भी कैश। सो इट्स नॉट एनी डिफरेंट, इट नॉट मेक एनी डिफरेंस हो गया। तो अभी हम देखते हैं कैश मेमोरी कैसे होता है। कैश मेमोरी, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ कैश मेमोरी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैश मेमोरी की इमेजेस यहाँ पे है। ये दिखाई दे रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशंस जो होती है रैम की, वो पहले कैश मेमोरी में जाते हैं। इसमें L1 और L2 कैश मेमोरी रहती है। L1 जनरली CPU के अंदर रहती है, L2 मदरबोर्ड के ऊपर रहती है। तो रैम के अंदर से जो मेमोरी मतलब प्रोसेस होने वाली है वो L2 कैश मेमोरी में चली जाएगी और उसके बाद वो CPU में चली जाएगी L1 में। तो कैश मेमोरी रैम से आने वाली इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने का काम करता है, फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशंस। जब तक CPU बिजी है, अभी ये कैश मेमोरी क्यों दिया गया है, जब तक CPU नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पास करने में बिजी है तब तक रैम के अंदर तो और भी इंस्ट्रक्शन आ चुकी है ऊपर से इनपुट डिवाइसेस से, तो वो इंस्ट्रक्शन लोड होती है कैश L2 में। और मोस्ट कंप्यूटर्स जो रिसेंटली आप यूज़ करोगे लेटेस्ट कंप्यूटर्स में क्या हुआ है दोस्तों कि L1 L2 ये दोनों भी जो मेमोरी है CPU के अंदर ही आती है, CPU के अंदर ही इनबिल्ड है। तो जो मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरी आती है कैश मेमोरी, उसे L3 कैश बोला जाता है। तो ये याद रखना है आपको, एक जनरल नॉलेज के लिए याद रखो कि रैम के अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन पास होगी वो पहले कैश मेमोरी में जाएगी। जब CPU बिजी रहेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पास करने में, जैसे CPU खाली हो जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, कैश तुरंत अपना मेमोरी CPU के कैश में भेज देता है और CPU प्रोसेस करना चालू हो जाता है। तो ये इस तरह से का वर्क होता है कैश मेमोरी का। आगे बढ़ते हैं। इन पैरेलल पोर्ट डेटा इज ट्रांसमिटेड वन बाइट आफ्टर अनदर। ये फॉल्स है दोस्तों। पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट्स
के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमें। पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट्स में डेटा कैसे ट्रांसफ़र, हालांकि अभी ये पोर्ट्स जो होते हैं ज़्यादातर कन्वर्ट होते जा रहे हैं और वो पोर्ट अभी USB 3.0 4.0 इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी सभी डिवाइसेस देखेंगे तो USB आ रहे हैं, प्रिंटर देखिए सब कुछ डिवाइसेस USB। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के बारे में मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा। ये जो दिखाई दे रहा है ये पैरेलल पोर्ट है, और ये पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट तो आपको दिखाई दे रहा है। सीरियल पोर्ट में आप दिखाई दे रहा है 9 पिन्स ही रहती है, और पैरेलल पोर्ट में तो कितनी 25 पिन्स रहती है। तो सीरियल पोर्ट का जो डेटा ट्रांसमिशन रहता है लिटिल बिट स्लो दैन पैरेलल पोर्ट, और पैरेलल पोर्ट का जो डेटा ट्रांसमिशन रहता है दोस्तों वो फास्टर रहता है, क्योंकि इसमें बल्क में डेटा ट्रांसफ़र होता है और इसमें 1 बाइट आफ्टर अनदर बाइट। इसमें कैसे ट्रांसफ़र होता है बल्क में। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। पैरेलल पोर्ट से ना 8 और मोर वायर्स आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीविंग डेटा। तो यहाँ पे कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मूव्स बिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एक से एक के बाद एक, मतलब एक के पीछे एक के आगे एक डेटा नेक्स्ट टू, है ना। 8 बिट्स एट ए टाइम ट्रांसफ़र हो सकते हैं या मोर भी हो सकते हैं। और इसमें कैसा होता है कि सीरियल, ये कैसा सीरियल होता है, मूव बिट्स इन लाइन 1 एट टाइम, 1 एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसा 9 पिन्स 25 पिन्स रहती है। ये मेल पोर्ट रहता है, उसका फीमेल पोर्ट बोलता है, वो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से पोर्ट यहाँ पे। तो ये पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट होता है, और इसमें आपको कंफ्यूजन मत होने दो। ये आप लेटेस्ट मदरबोर्ड में देखेंगे तो ज़्यादातर USB में कन्वर्ट हो चुके हैं और ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं, लेकिन प्रिंटिंग लाइन में जो प्लॉटर्स होते हैं वो पैरेलल पोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं अभी भी, बड़े बड़े प्लॉटर्स। तो यहाँ पे आंसर ये फॉल्स याद रखिए। नेक्स्ट है, डेटा स्टोर इन अ फ्लैश मेमोरी डज नॉट गेट इरेज इवन व्हेन पावर टू द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। आपको ये ट्रू है, क्योंकि फ्लैश मेमोरी या फ्लैश रैम ये एक्चुअल वो रैम नहीं है जो मैंने बताया था आपको। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फ्लैश रैम के अंदर का जो डेटा होता है वो पावर जाने के बाद भी वो वहाँ पे स्टोर रहता है। तो इसके लिए याद रखना है, इस मेमोरी को हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलेंगे। इसके अंदर पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है, ये ट्रू है, और इसे याद रखना है आपको, फ्लैश मेमोरी। इस तरह से ये मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं टोटली दोस्तों, और ये क्वेश्चंस को आप ज़रा गो थ्रू कर लीजिए। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा है कि जो डाउटफुल लग रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको टाइप करके बता दूंगा। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। मैं और भी वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। अभी आपकी MSCIT एग्ज़ाम्स है तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल्स पे। एडवांस एक्सेल, टैली और भी बाकी की वीडियोस है, वो भी आप देखते रहिए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।